गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 डाल दो हेडिंग। अच्छे से लिखना, समझना, एनसीईआरटी पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कौन सा लेक्चर है बेटा? लेक्चर नंबर 4। बहुत आसान है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपको मतलब समझ में आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का? इसका मतलब है जब एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं ना, तो उन्हें सर्टेन लॉज फॉलो करने होते हैं। उन्हीं लॉज को बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझो, व्हेन एलिमेंट combine to form compound, it follow certain laws. उन्हीं लॉज को बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्हीं लॉज को बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना बेटा। जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं और कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो उन्हें कुछ लॉज को फॉलो करना होता है। उन लॉज को बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। नोट करेंगे, यहाँ से केमिस्ट्री चालू है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब समझ गए कि जब एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो उनको सर्टेन लॉज फॉलो करने होते हैं। उन लॉज को बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो सर्टेन रूल फॉलो करने होते हैं ना। आप कोई भी गेम खेलते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं ना। उसी तरीके से जब एलिमेंट कंबाइन होकर कुछ कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो उन्हें सर्टेन लॉज फॉलो करने होते हैं। वही लॉज को बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बोलो, उन्हीं लॉज को बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो हमारा पहला लॉ है ना, जो हमारा पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, दिया किसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये दिया सर एंटनी लवोजियर ने। सर एंटनी लवोजियर ने, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता था इनको। सर एंटनी लवोजियर ने ये लॉ दिया था। ये लॉ क्या कहता था? ये लॉ कहता था मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये लॉ ये कहता था ना तो मैटर को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहला स्टेटमेंट तो यही था। मैटर को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट क्या था? सेकंड स्टेटमेंट क्या था? किसी भी फिजिकल चेंज के दौरान या किसी भी केमिकल चेंज के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का था। सही है, आप पढ़ते ही आ रहे हो। जितनी भी आप इक्वेशन बैलेंस करते हो उसी को तो फॉलो करती है। अच्छा, आप जो इक्वेशन की बैलेंसिंग करते हो वो किसको फॉलो करती है? इसी को तो फॉलो करती है। नहीं समझे? इक्वेशन की जो बैलेंसिंग करते हो वो किसको फॉलो करती है? इसी लॉ को तो फॉलो करती है। अच्छा, इधर 2 ऑक्सीजन है उधर भी 2 ऑक्सीजन क्यों होने चाहिए? क्योंकि इसी लॉ के हिसाब से इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है वो इसी लॉ को तो फॉलो करती है। आप इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हो? क्योंकि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हो।
अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये कहता है ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, मतलब किसी भी फिजिकल चेंज या किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी फिजिकल चेंज और किसी भी केमिकल चेंज के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बोलो, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी फिजिकल चेंज या किसी भी केमिकल चेंज के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। एग्जांपल आप बोलोगे, एग्जांपल समझो। एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं मीथेन का कंबशन कर दूं CH4+2, it will be changes into CO2 plus 2H2। अच्छा, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन मिला के कितना हो जाएगा? 12 + 4 16 है ना। मीथेन का मास 16 हो जाएगा। एक O2 का 32 होता है तो 2 O2 का कितना होता है? बोलो, 64। अरे एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम है? 4, तो 16 × 4 64। या फिर एक O2 का 32 होता है तो 2 O2 का कितना हो जाएगा? 64। अच्छा, CO2 का मास कितना होता है? 12 + 32, that is equal to 44। एक H2O का मास 18 होता है तो 2 का कितना होता है? 2 × 18, that is equal to 36। लिखा सही है ना? अच्छा, टोटल मास देखो रिएक्टेंट का कितना होगा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा जरा बताओ? टोटल मास होगा रिएक्टेंट का 16 + 64, that is equal to 80। अरे रिएक्टेंट ही है ना दोनों, इन दोनों के मास को ऐड करो, 80 आ रहा है ना? इन दोनों के मास को भी ऐड करो, 80 ग्राम लिख दो। इन दोनों के मास को भी ऐड करो, 44 + 36 ग्राम कितना हो गया? 80 ग्राम। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज 80 इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो किसी भी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। तो प्रोडक्ट का मास, मैं तो इसे फॉलो करके बता रहा हूँ कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है, ये लॉ फॉलो कर रहा है, इस लॉ को एप्लीकेबल, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल। नोट करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? किसी भी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के दौरान जितना मास, सॉरी बच्चों अलार्म है, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान, सर एंटोनी लेवोजियर ने ये दिया था, ये डेफिनेशन पेपर में अगर आ जाए तो ये डिफाइन करने के लिए आप लोग ये लिखेंगे, ठीक है? ये एक मैंने एग्जांपल दिया जिसमें मैंने समझाया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इस चीज को प्रूव करके बता दिया कि इस रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है, ठीक है? नोट करो, इसी तरीके से करना है ना। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर, हो गया नहीं? तो इस लॉ का ये कहना था कि किसी भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। ना तो आप मैटर को क्रिएट कर सकते हो, ना उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी को बोला गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। बहुत आराम से पढ़ना है ना। अच्छा, इट इज नॉट एप्लीकेबल, अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट है,
very important, it is not applicable in nuclear reaction. It is not applicable in nuclear reaction. अच्छा आप बोलेंगे क्यों? It is not applicable in nuclear reaction. जहां पर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वहां ये रूल वैलिड नहीं होता. मतलब जहां पे ये फॉर्मूला आ जाएगा आइंस्टीन का E equals to mc स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या बताता है? द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना. मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. और जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा. इट इज नॉट एप्लीकेबल इन न्यूक्लियर रिएक्शन. आप बोलेंगे कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्शन आपको मालूम नहीं है? न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन. वहां पे कुछ मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में. और जहां मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वहां टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा. तो इट इज नॉट एप्लीकेबल इन न्यूक्लियर रिएक्शन जहां पर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसा नहीं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसा तब होता है जब टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा हो, और ये केस पॉसिबल है सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में. और दो तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है. एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फिजन. समझ गए? तो यहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. ये लॉ एप्लीकेबल कहाँ नहीं है? जहां पर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है. अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इस वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट होता है. मास एनर्जी में, सुन रहे हैं? मास एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है? इस वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट होता है. बोलो. मास इस वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट होता है. अच्छा, ये लॉ एप्लीकेबल कहाँ है? ये लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है? किन रिएक्शंस में एप्लीकेबल है? ज्यादातर सारी केमिकल रिएक्शंस में एप्लीकेबल है. ये लॉ एप्लीकेबल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस की रिएक्शन हो जाती है. न्यूट्रलाइज प्रेसिपिटेशन, एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन सभी में ये लॉ एप्लीकेबल है. This law is applicable in neutralization, precipitation, addition, combination. चलो जल्दी से लिख लो. ठीक है, चलिए क्वेश्चन कराता हूँ. क्वेश्चन करिए. चलिए एग्जाम्पल नंबर 2. इन अ केमिकल रिएक्शन, आप लोग लिख लेना. इन अ केमिकल रिएक्शन 300 ग्राम A, 300 ग्राम ऑफ A जो कि क्या है? रिएक्टेंट है ना. 300 ग्राम ऑफ A रिएक्टेंट आर combined with 200 ग्राम of reactant B. React to completion, मतलब ये जब तक रिएक्ट होते रहते हैं, जब तक रिएक्शन क्या ना हो जाए, react to completion. How much will be the product weight? बहुत इजी क्वेश्चन. तो बताओ प्रोडक्ट का वेट कितना हो? बहुत आसान क्वेश्चन. कोई एक केमिकल रिएक्शन में, यहाँ सॉल्यूशन कर देता हूँ, मामूली सा क्वेश्चन है. कोई एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ A और B आपस में रिएक्ट होके प्रोडक्ट बना रहे हैं. A और B आपस में रिएक्ट होके प्रोडक्ट बना रहे हैं. कोई एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ A और B आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, जहाँ A का जो मास है वो 300 ग्राम, B का जो मास है वो 200 ग्राम. हमसे पूछा है प्रोडक्ट का मास कितना है. हम
हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट का मास कितना होगा, ए प्लस बी कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था ये बताओ, हमने इस लॉ में क्या पढ़ा था? इस लॉ में पढ़ा था जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। बोलो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या फिजिकल चेंज के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। तो बताओ मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया? 300 प्लस 200 कितना हो गया, जल्दी बताओ? 500। बहुत इजी क्वेश्चन था, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। चलें आगे। तो पहला लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए जल्दी से अगला डालिए, हेडिंग नोट कर लिया, यूज करना है इसको। अरे किसी भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का आता है उतना ही मास प्रोडक्ट का आता है। समझो मेरी बात, नहीं समझी? चलिए सेकंड कंडीशन को समझने जाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, है ना। दो चीजें पढ़ने जा रहे हैं, एक लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, पहले समझेंगे लैंग्वेज का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो आप याद कर लेना। मैं तो लैंग्वेज बाद में पढ़ाता हूँ, मेरा तो मानना रहता समझ लो पहले। सर जोसेफ प्रस्ट ने दिया था ये लॉ, सर जोसेफ प्रस्ट ने ये लॉ दिया था। कौन सा लेक्चर चल रहा है, 4th है। अच्छा समझते हैं पहले। मान लीजिए दो एलिमेंट ने कंबाइन होकर कंपाउंड बनाया, सही, जैसे मान लो H2O बनाया। दो एलिमेंट्स ने कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाया, ये कंपाउंड है H2O। अब आप आइस ले लो, आप वाटर ले लो, आप स्टीम ले लो। मैं समझा रहा हूं, पहले वो समझना। आप आइस ले लो, वाटर ले लो, स्टीम ले लो। आपने कंपाउंड बनाया H2O, आप आइस ले लो, वाटर ले लो, स्टीम ले लो। तो ये बताओ एटम्स के बीच का रेशो क्या रहेगा? वो कभी चेंज नहीं होगा, वो रेशो ऑलवेज 2:1 रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एटम्स। H2O का बीच का जो रेशो रहेगा वो कितना रहेगा? वो रेशो ऑलवेज फिक्स रहेगा, वो रेशो ऑलवेज फिक्स रहेगा, ये रेशो ऑलवेज फिक्स रहेगा, ये रेशो ऑलवेज फिक्स रहेगा। सॉरी, फिक्स की स्पेलिंग क्या कर दी, फिर कर दिया तो मैंने। ये रेशो ऑलवेज फिक्स रहेगा 2:1 एटम के रिस्पेक्ट में, ना ऐसे लिख सकते हैं, एटम के रिस्पेक्ट में। और अगर इनके मासेस के बीच का रेशो देखें ना, एटम्स के मासेस के बीच का रेशो, तो हाइड्रोजन का मास हो गया 2 और ऑक्सीजन का मास हो गया 16। तो ये रेशो भी फिक्स रहेगा, कितना रहेगा ये 1:8। ये भी फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा। ये मास का रेशो है विद रिस्पेक्ट टू मास। मैंने क्या लिखा है, मास के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल सही लिखा है, मास के रिस्पेक्ट। चाहे आप मास के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखो। अरे आप ज्यादा इंग्लिश जानते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एटम लिख देना, विद रिस्पेक्ट टू मास लिख देना। समझे नहीं समझे? कुछ बच्चे दिक्कत क्रिएट करते हैं, उनको इसमें एलर्जी रहती है। अरे भैया हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, हिंदी को यूज करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एटम लिख देना। अगर आपको ज्यादा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है तो विद रिस्पेक्ट टू एटम लिख देना, इसमें विद रिस्पेक्ट टू मास लिख देना। कहने का मतलब है अगर मैं वाटर को कहीं से भी ऑब्टेन करूं, रिवर से ऑब्टेन करूं, इस वाटर को सी से ऑब्टेन करूं, इस वाटर को वेल से ऑब्टेन करूं, मैं कहीं से भी ऑब्टेन करूं,
अगर ये वाटर है तो इसमें ये रेशो ऑलवेज फिक्स होगा, 2:1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का रेशो ऑलवेज फिक्स होगा, और उनके मास का रेशो भी ऑलवेज फिक्स होगा। और वो मास का रेशो कितना होगा बोलो? वो मास का रेशो होगा 1:8। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में, अगर दुनिया के किसी भी कोने में वाटर मिलेगा तो उनके बीच एटम का रेशो फिक्स होगा, और उनके बीच में उन एटम्स के मास का रेशो भी फिक्स होगा। सुन लिया? अच्छा, ये भी और समझो। अगर आप इंडिया का वाटर ले लो, आप अमेरिका का वाटर ले लो, अगर वो वाटर है, तो एटम्स के बीच का रेशो ऑलवेज 2:1 रहेगा। तो एटम्स के बीच का रेशो ऑलवेज 2:1 रहेगा, है ना? ये एटम्स के बीच का रेशो है, एटम्स के बीच का रेशो ऑलवेज 2:1 रहेगा, और उनके बीच में मास का रेशो ऑलवेज 1:8 रहेगा। ये फिक्स है, चाहे दुनिया में कहीं भी। अगर ये रेशो चेंज हो गया जेंटलमैन, तो समझ लेना फिर वो वाटर नहीं है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ये रेशो चेंज हो गया, या एटम्स के बीच का रेशो चेंज हो गया, तो समझ लेना फिर वो वाटर नहीं है। अगर वो वाटर है तो चाहे आइस ले लो, चाहे वाटर ले लो, चाहे स्ट्रीम ले लो, रेशो बदलेगा नहीं, मास का रेशो बदलेगा नहीं। आप रिवर का वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, वेल वाटर ले लो, ये रेशो ऑलवेज फिक्स रहेगा। इंडिया का वाटर ले लो, अमेरिका का वाटर ले लो, ऑलवेज रेशो फिक्स रहेगा। समझे नहीं समझे? बोलो जल्दी बोलो। समझ में आया एग्जांपल? मतलब एक कंपाउंड भले ही डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाए, बट अगर वो कंपाउंड सेम है तो उनके एटम्स का रेशो भी सेम रहेगा, और उनके एटम्स के बीच मास का रेशो भी फिक्स रहेगा। बताओ, अगर रेशो चेंज हो गया तो फिर इसका मतलब वो कंपाउंड चेंज हो गया, अगर मास का रेशो चेंज हो गया तो कंपाउंड चेंज हो गया। तो ये बात आपको समझनी चाहिए थी। मुझे लगता है समझ में आ गई, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। तो चाहे आप रिवर का वाटर ले लो, तभी तो डेफिनेट प्रोपोर्शन बोला है, तभी तो कांस्टेंट कंपोजिशन बोला है। कंपोजिशन कभी चेंज नहीं हो सकती उस कंपाउंड की। जैसे मान लो आप कार्बन को बर्न करने से CO2 बनाओ, ठीक है? आप कार्बन को बर्न करने से CO2 बनाओ, या फिर आप मीथेन को बर्न करने से CO2 बनाओ, ठीक है? सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। या फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके, हीट करके CO2 बनाओ। अगर ये CO2 है, तो CO2 अगर है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो है विथ रिस्पेक्ट टू एटम्स, वो फिक्स रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एटम्स फिक्स रहेगा। और मास का रेशो, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16, 2 ऑक्सीजन है 32, ये रेशो भी फिक्स रहेगा। अच्छा, ये नहीं कह सकते अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेशो ऑलवेज 3:8 मिले, इसको ऐसे भी तो बोला जा सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर मास का रेशो 3:8 मिले तो समझ जाइएगा ये CO2 ही होगा। ये भी बोल सकते हैं, समझ जाइएगा ये CO2 होगा। कहने का मतलब है चाहे दुनिया में किसी को भी जलाने से CO2 अगर मिल रहा है तो उसमें ये रेशो फिक्स रहेगा, ये रेशो फिक्स रहेगा, और ये रेशो भी फिक्स रहेगा। अगर ये रेशो चेंज हो गया तो इसका मतलब वो CO2 नहीं है, अगर ये रेशो चेंज हो गया तो इसका मतलब वो CO2 नहीं है। समझो इस बात को, मतलब दुनिया के कहीं पर भी कोने में अगर CO2 मिलेगी, किसी को जलाने से भी ऑब्टेन्ड होगी, तो वो CO2 ऑलवेज फिक्स रेशो में मिलेगी। उनके एटम्स के बीच का रेशो फिक्स होगा, और उन एटम्स के बीच मास का रेशो भी फिक्स होगा। इसको मैं लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अब आप लोग लिख लेना है ना। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। समझ गए? नहीं समझे? इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब मैं डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं, जो आपको पेपर में लिखनी है, इसको आप समझ लेना। अब वो डेफिनेशन ये कहती है अकॉर्डिंग टू द
law of definite proportion, according to the law of definite proportion, according to the law of definite proportion, the sample of a compound, will always contain the same proportion of element by mass. अब ये अंग्रेजी में डेफिनेशन है, आप लोग समझ लो, जो मैंने पढ़ाया है वही कह रहा है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन द सैंपल ऑफ अ कंपाउंड विल ऑलवेज कंटेन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। मतलब अगर हम डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करें तो एक कंपाउंड कहीं पर भी ऑब्टेन्ड हो, किसी से भी ऑब्टेन्ड हो, उसके अंदर एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो है वो ऑलवेज सेम रहेगा। समझ गए मेरी बात? मतलब दुनिया में कहीं पर भी आपको MgO मिले तो उसमें मास का रेशियो ऑलवेज वही रहेगा। जो अगर वो मास का रेशियो बदल गया तो फिर वो MgO नहीं है, अच्छा, इसकी एक लिमिटेशन है, समझो, इसकी एक लिमिटेशन है। अगर आइसोटोप्स आ गए, अभी मैं डेफिनेशन अलग लिखूंगा, लिमिटेशन समझिए, ऐसे लिख लीजिए। यू नो द आइसोटोप्स, एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जो मासेस में अलग अलग हो, पढ़ा है ना? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना? ऐसे पढ़ा है ना? अरे भैया इसको ऐसे नहीं बोला जाता है। एक ही एटम है तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जो मासेस में अलग अलग हो। जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक तो है क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37। मतलब आइसोटोप्स में ये फेल हो जाएगा, ये लॉ, आइसोटोप्स में ये लॉ फेल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझाता हूँ। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक 35 और एक 37। मैंने क्या बोला था? मास का रेशियो ऑलवेज फिक्स रहेगा। अगर वो कंपाउंड सेम है तो मास का रेशियो ऑलवेज फिक्स रहेगा। कहने का मतलब ये था कि CO2 आप दुनिया में कहीं पर भी ले लीजिए, उनके बीच में मास का रेशियो ऑलवेज 3:8 रहेगा। 3:8 रहेगा बाय मास। बोलो, अरे बोलते नहीं। 3:8 रहेगा ना बाय मास। दुनिया में किसी भी कोने पे आप CO2 को ले लें तो यही मास रहेगा ना। अब इधर कैसे? जैसे मान लो एक HCl है, इस HCl ने क्लोरीन 35 कंटेन कर रखा है और इस HCl ने क्लोरीन 37 कंटेन कर रखा है। कंपाउंड दोनों सेम है तो रेशियो, मास का रेशियो भी सेम होना चाहिए ना। बट इसके अंदर मास का रेशियो रहेगा 1:35 और इसमें मास का रेशियो रहेगा 1:37, क्योंकि ये क्लोरीन 35 है और ये क्लोरीन 37 है। कंपाउंड तो सेम है बट मास का रेशियो बदल गया। कंपाउंड तो सेम है बट मास का रेशियो बदल गया। अरे भाई कंपाउंड तो सेम है बट मास का रेशियो बदल गया। जबकि क्या रूल था कि कहीं पर भी HCl मिलेगा रेशियो एक ही होना चाहिए, बट यहाँ आइसोटोप्स लेने से रेशियो बदल गया, मास का रेशियो बदल गया। जबकि कंपाउंड सेम है, अगर कंपाउंड सेम है तो मास का रेशियो सेम आना चाहिए, बट यहाँ तो ये फेल हो गया। इसीलिए बेटा ये आइसोटोप्स में एप्लीकेबल नहीं है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, Cl35, Cl37। आइसोटोप्स का मतलब अगर नहीं जानते हो तो लिख लो। आइसो का मतलब होता है सेम, टोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप्स क्या है? मैं फिर बोलूं, एक ही एलिमेंट के, ऐसे लिख लेना, हिंदी में लिखा करो क्योंकि केमिस्ट्री समझना है। एक ही एलिमेंट के वो एटम जो मासेस में अलग अलग हो,
एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जो मासेस में अलग अलग हों उनको कहते हैं क्या, आइसोटोप्स है। मेरी ये डेफिनेशन मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है, लैंग्वेज वाली नहीं रखती। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, ये वाला कंसेप्ट मुझे मत बताया करो। मैं फिर बता देता हूँ, आइसोटोप्स में फेल हो जाता है, आइसोटोप्स में ये लॉ फेल हो जाता है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं 35 37, सही है। अगर आप HCl 35 से बनाते तो रेशो मास का ये रहेगा, ये रहेगा। जब कंपाउंड सेम है तो मास का रेशो भी तो सेम होना चाहिए, बट मैं आपको पहले बता चुका हूँ लिमिटेशन है, आइसोटोप्स में एप्लीकेबल नहीं है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सर जोसेफ प्रस्ट ने दिया था, याद रखना है, ये इसकी डेफिनेशन है, मैंने आपको समझा दिया है। बोलो, ये मैंने आपको समझा दिया। रफ कर दूं, एक क्वेश्चन कर लेते, एक क्वेश्चन करते न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख लो बहुत आराम से। When 0.0976 gram of magnesium was heated in air, 0.1618 gram of magnesium oxide was produced. प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, टू प्रूव है कि इट फॉलो, प्रूफ करना है इट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट, इट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आपको ये प्रूफ करना है कि ये लॉ क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है। इट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। बहुत आसान है, बहुत आसान। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा ये बताओ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मास आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.1618 ग्राम। इसका मास आपको दे रखा है 0.0976 ग्राम। इसका मास मान लो आप x, आप x निकाल सकते हो, जल्दी बोलो, आप x निकाल सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। क्या होगा x की वैल्यू 0.1618 माइनस 0.0976, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इन दोनों का मास मिला के इसके बराबर होगा, तो x निकाल लो, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 0.0642 ग्राम। x आ गया, x आ गया, ऑक्सीजन का मास आ गया। अच्छा ये बताओ, MgO के अंदर क्या कंपोजिशन रहती है, MgO के अंदर मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, रेशो निकालोगे आएगा 3:2। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मास रेशो कितना आना चाहिए, बाय मास कितना रेशो आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये 3:2 का मतलब होता है अगर 3 पार्ट मैग्नीशियम के रिएक्ट करेंगे तो 2 पार्ट ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे। अगर इसको ग्राम में बोलोगे तो 3 ग्राम अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो 2 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये रेशो कितना रहेगा, 3:2 रहेगा अगर दुनिया में कहीं पर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाए। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं, 3:2 रहेगा ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशो कितना रहेगा जरा चेक करो, 3:2। अब यहाँ चेक करते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशो बाय मास ऑलवेज इतना ही रहना चाहिए। तो मैग्नीशियम का मास कितना है 0.0976, ऑक्सीजन का मास कितना है जो तुमने निकाला है 0.0642। ये रेशो कितना आना चाहिए, ये आ भी रहा है 3:2, इसका वैल्यू आ रही है 1.5। मतलब ये फॉलो कर रहा है
लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा तो उसमें मास का जो रेशो है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में 3:2 का ही होगा। और मैं यहाँ ने निकाला, मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम का मास इतना दे रखा था, ऑक्सीजन का मास मैंने निकाल लिया और उस ऑक्सीजन का मास और मैग्नीशियम के मास का मैंने रेशो निकाला और वो रेशो आ रहा है 3:2 1.5। वो रेशो आ रहा है 1.5। बोलो, वो रेशो आ रहा है 1.5। चेक करो सर, डाउट बताना अगर दिक्कत आ जाए तो। अगर दिक्कत आए तो मुझे बताना। क्या है? दिक्कत आए तो बताना। नोट करो जल्दी से। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास खत्म हो गया ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन खत्म हो गया ना जल्दी से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। दुनिया में कहीं पर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा तो उसके बीच में रेशियो ऑलवेज ही मिलेगा। नोट करो। अब मैंने आपको 35 मिनट पढ़ा दिया है। अब आप इन 35 मिनट को आप पढ़ो, फिर मैं भी आता हूँ 5 मिनट का गैप लेकर, है ना। ठीक है, तब तक मैं चाय पानी पी लूँ। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। पहले इतना करो, फिर अगला मैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूँ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा। सर डाल्टन्स ने दिया था। कौन सा लॉ पढ़ाऊंगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी पढ़ाता हूँ। अभी हमारा कौन सा लेक्चर चल रहा है? 4th। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ाता हूँ, नोट कर लो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ाता हूँ। किसने दिया था? सर डाल्टन्स ने दिया। चलिए, है ना। अगले टर्म तक के लिए आप करो, फिर मैं आगे आके पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है।